गुड इवनिंग क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने बात की थी कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ बियर एंड इट्स रेमेडीज़ के बारे में। तो फोर्थ जो कॉज है डियर वो है बियर के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम पर नदी का तल कट जाना। स्कोरिंग की वजह से जो है कट जाते हैं तल अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड के नदी के, तो उससे भी वियर का फेल हो सकता है। वियर की निर्माण लागत कम करने के लिए स्थल पर नदी का खंड संकुचित कर दिया था। होता क्या दिया कि वियर की जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए साइड पर नदी का जो सेक्शन होता है उसको संकुचित कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, जिसके कारण नदी के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में पानी की गति बढ़ जाती है। नदी का जो सेक्शन है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे पानी की गति बढ़ जाती है और नदी की तली में कटाव होने लगता है। सेक्शन में नदी के स्कोरिंग शुरू हो जाता है, जिसके बड़ा हो जाने पर मुख्य संरचना की नींव क्षतिग्रस्त हो जाती है। और ये स्कोरिंग जब बड़ा हो जाता है तो ये हमारी संरचना वियर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। रेमेडीज़ की बात करें अगर डियर तो रेमेडीज़ की अगर बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, वियर के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के पक्के फर्श के सिरों पर पर्याप्त गहरी कट ऑफ लगा देनी चाहिए। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के पक्के फर्श के सिरों पर पर्याप्त गहरी कट ऑफ लगा देनी चाहिए। वियर के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के पक्के फर्श के सिरों पर पर्याप्त गहरी कट ऑफ लगा देनी चाहिए। गहरी कट ऑफ लगानी चाहिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम फर्श के सिरों पर, जिसकी गहराई संभावित निकर्षण स्कोरिंग से अधिक होनी चाहिए। इसकी जो डेप्थ हो, जो स्कोरिंग हो सकता है उसकी डेप्थ उससे अधिक होनी चाहिए। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पक्के फर्श के आगे उचित चौड़ाई में लॉन्चिंग एप्रन लगा देने से कटाव रुक जाता है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पक्के फर्श के आगे उचित चौड़ाई में लॉन्चिंग एप्रन लगा देने से कटाव रुक जाता है। तो देख रहे हैं लॉन्चिंग एप्रन का ये फंक्शन होता है, ये जो है कटाव को रोकने का काम करता है। इसके लिए पत्थर के भाटों की मोटी तारों की जाली में भरकर नदी तल पर डाल दिया था। आपने देखा होगा नदी पे अगर आप गए होंगे किनारे तो वहाँ पे जो है जाल मोटे मोटे तारों से बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, उनको किनारे पर लगा दिया था और उनसे रोक दिया जाता है तारों से। तो तली की मृदा का कटाव होने पर यह पत्थर नीचे को खिसक जाते हैं और जैसे ही डियर तली की मृदा है उसका जब कटाव होने लगता है ये पत्थर नीचे खिसक जाते हैं, इससे कटाव रुक जाता है। पत्थरों के नीचे खिसक जाने पर इसके ऊपर अतिरिक्त पत्थर भर दिए जाते हैं और जैसे ही पत्थर नीचे खिसक जाते हैं तो यहाँ पे और पत्थर भर दिए जाते हैं। तो इस तरह से डियर आप देख सकते हैं कि जो है उपाय किए जा सकते हैं स्कोरिंग से कटने के कारण वियर की साइड की। हम बात करते हैं डियर डिज़ाइन ऑफ वियर की। तो डिज़ाइन ऑफ वियर की बात जहाँ तक है डियर, तो वियर तथा बैराज का विकल्पन करने के लिए हमें निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। पहले हमारे पास इतने डेटाज होने चाहिए। फर्स्ट, वियर स्थल यानी वियर साइड पर तथा इसके अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम पर नदी का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट बात है डियर, वियर साइड पर इसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर नदी का क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ परिच्छेद हमारे पास होना चाहिए, एल सेक्शन होना चाहिए। तो डियर हमारे पास वियर साइड पर इसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर नदी का हमारे पास क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन होना चाहिए। डिज़ाइन के लिए जो डेटा हमारे पास होना चाहिए, वियर स्तर पर नदी का उच्च बाढ़ निस्तार होना चाहिए, हमारे पास मैक्सिमम फ्लू डिस्चार्ज होना चाहिए वियर का।
नदी के पानी में सिल्ट की मात्रा तथा प्रकार, नदी के पानी में कौन सी सिल्ट है, किस टाइप की सिल्ट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। प्रोजेक्टेड कैनल के शीर्ष हेड पर पूर्ण संपदा निस्तारण, फुल सप्लाई डिस्चार्ज तथा फुल सप्लाई लेवल हमें पता होना चाहिए। जो हमारे कैनल प्रोजेक्टेड है उसके शीर्ष पर यानी हेड पर फुल सप्लाई डिस्चार्ज कितना होगा, फुल सप्लाई लेवल कितना है, ये सब हमारे पास होना चाहिए डेटा। वेय के निर्माण पर इसके प्रति प्रभाव पर एफ्लक्स की ऊंचाई, वेयर के निर्माण पर इसके अप स्ट्रीम साइड पर, ये इसके अप स्ट्रीम साइड पर जो जलोत्थान होता है, वेयर के निर्माण पर इसके अप स्ट्रीम पर जो जलोत्थान होता है, जो पानी ऊपर उठता है, वो हमें जलोत्थान की ऊंचाई वो हमें पता होना चाहिए। हाँ, वियर के प्रति प्रवाह में यानी अप स्ट्रीम में कृत्रिम ताल, पौंड का जल तल, वियर के अप स्ट्रीम में पौंड का जल तल जो कि नहर के पूर्ण फुल सप्लाई लेवल से 1 से 1.5 मीटर ऊंचा रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी जानना है डियर कि जो वियर के अपस्ट्रीम में जो कृत्रिम ताल आर्टिफिशियल पॉन्ड बनता है उसका जल तल हमें पता होना चाहिए। ये जो होता है ये नहर के फुल सप्लाई लेवल से 1 से 1.5 मीटर ऊपर रखा जाता है डियर। तो इतने डियर डेटाज हैं जो हमारे पास होने चाहिए किसी वियर की डिज़ाइन करने के लिए। तो डिज़ाइन फॉर्मूले पे आते हैं डियर। डिज़ाइन फार्मूला, फर्स्ट जो फार्मूला है डियर वो है हमारे वियर की दीवार की लंबाई। जो हमारी वियर वॉल होगी उसकी लेंथ हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फार्मूले हैं इसलिए हमें डिज़ाइन में आसानी होगी। आपको फार्मूला रिमेंबर रखना है, याद रखना है और आप जो है इसके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो वियर दीवार की लंबाई होगी डियर, देखिए यहाँ पे लिखा है दीवार की लंबाई इक्वल टू 4.85 अंडर रूट क्यू। यहाँ पे देखिए क्यू डियर जो है वो अधिकतम बाढ़ निस्सरण मीटर पर क्यूबिक सेकेंड में है, मीटर क्यूबिक सेकेंड, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में है। तो यहाँ पे जो क्यू है वो मैक्सिमम फ्लूइड डिस्चार्ज है जो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में है, और लंबाई मीटर में एक किनारे से दूसरे किनारे तक। यहाँ पे जो हमें लंबाई मिलेगी वो मीटर में मिलेगी डियर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। 4.85 अंडर रूट क्यू तो इस तरह से हम वियर वॉल की लेंथ मिल जाएगी। सेकेंड डियर वियर वॉल का सेक्शन ऑफ वियर या वियर का हम सेक्शन क्या लेंगे। तो वियर दीवार का विकल्पन जो होता है, डिज़ाइन जो होता है वो डियर वो ग्रेविटी डैम की भांति किया जाता है। जैसे ट्रेपेजॉइडल शेप में जो लिया जाता है ज़्यादातर ग्रेविटी डैम, तो उसी तरह से वियर का भी डिज़ाइन किया जाता है। तो एक आपको वियर वॉल की लेंथ मिल गई, दूसरा वियर का सेक्शन, और वियर के सेक्शन पे ही बात चल रही है अभी। तो इसमें डियर अनुसार पानी के दाब तथा वियर के स्वयं के भार का परिणामी आधार के मध्यवर्ती भाग से निकलना चाहिए, जो ग्रेविटी के डैम के लिए कंडीशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिगर बनाया गया है ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा।
ग्रेविटी डैम के लिए जो होता था कि इन वेट का और जिस पे दाब है वो उन दोनों का जो रिजल्टेंट यहाँ पे देखिए आ रहा है, ये जो है बेस के मिडिल थर्ड से पास होना चाहिए, निकलना चाहिए। बैलेंस कंडीशन है ये डियर। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है। वियर दीवार के शीर्ष पर चौड़ाई, टॉप विड्थ वियर की देखिए किस फॉर्मूले से आप निकालेंगे। टॉप विड्थ वियर के शीर्ष की वो E=H1/√G-1 डियर। ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं किसी वियर के डिज़ाइन में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा डियर। फॉर्मूले आपको रिमेंबर याद रखने पड़ेंगे। तो A=H1/√G-1। यहाँ पे A डियर शीर्ष पर चौड़ाई है, यहाँ पर A जो है वो शीर्ष पर चौड़ाई है मीटर में। और H1 देखिए क्या है, वियर के क्रेस्ट पर यानी शिखर पर पानी की गहराई उच्च बाढ़ के समय है। वियर के शिखर पर क्रेस्ट पर जो पानी की गहराई है वो उच्च बाढ़ के समय यहाँ पे आप देख सकते हैं H1। तो ये जो है H1 है, क्रेस्ट पर पानी की गहराई बाढ़ के समय, ध्यान दीजिएगा। और G देखिए क्या है, G देखिए वियर सामग्री का अपेक्षित घनत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। कंक्रीट के लिए मान 2.4 लिया जाता है। तो जो G है डियर वो वियर सामग्री का अपेक्षित घनत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अपेक्षित घनत्व है कि जो उसमें सामग्री यूज़ हो रही है। और कंक्रीट के लिए आपको 2.4 लेना है अगर हम कंक्रीट डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वियर के क्रेस्ट सामान्यतः 1.5 से 1.8 मीटर चौड़ी रखी जाती है। तो वियर के क्रेस्ट की अगर बात करें डियर तो जो इसकी चौड़ाई है वो 1.5 से 1.8 मीटर रखी जाती है। ये तो क्रेस्ट की बात हो गई, टॉप विड्थ की बात हो गई। अब बात करते हैं वियर के आधार पर चौड़ाई मीटर में। वियर के जो बॉटम विड्थ होती है उसकी देखिए क्या है, B=H1 + H2/√G-1। देखिए H1 तो आपको पता ही है, यहाँ पे H2 देखिए क्या है, H1 और G आप पहले से नोन है, आपको पता है। H2 देखिए क्या है, वियर दीवार की फर्श से ऊपर ऊंचाई। यहाँ देखिए हो सकता है फिगर में मिल जाए, वियर दीवार की फर्श से ऊपर, ये देखिए H2 ये। तो ये बॉटम विड्थ आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी H1 + H2/√G-1। तो टॉप विड्थ बॉटम विड्थ आपको मिल गई है ना। देखिए आपको क्या क्या मिल गया, लेंथ ऑफ वियर मिल गई, सेक्शन मिल गया, टॉप विड्थ मिल गया वियर का, हाँ, बॉटम विड्थ आपको वियर का मिल गया, हाँ। और देखिए अब बात करते हैं स्लोप की, तो स्लोप भी हमें प्रोवाइड कराना है। देखिए स्लोप, वियर दीवार की स्लोप आप स्ट्रीम के लिए देखिए 1:2.5 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और डाउन स्ट्रीम के लिए 1:1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्लोप है डियर आप स्ट्रीम साइड के लिए 1:1.25, 1 हॉरिजॉन्टल है और 2.5 वर्टिकल है। 2.5 वर्टिकल हुआ हॉरिजॉन्टल लेना है आपको। डाउन स्ट्रीम के लिए देखिए 1:1 है, हॉरिजॉन्टल भी 1 तो वर्टिकल भी 1। पक्का फर्श देखिए वी कि आपको स्लोप भी मिल गया डियर। अब बात आती है पक्का फर्श की। पाइपिंग से सुरक्षित रखने के लिए फर्श की कुल लंबाई देखिए L=CH, जो है पाइपिंग से हमें सुरक्षित रखना है अपने वियर को या अपने स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए फर्श की लंबाई, वियर की फर्श की लंबाई क्या जाएगी, L=C/C। आपको पता ही है ब्लिक्स सीपेज कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। L लेंथ ऑफ फर्श है या लेंथ ऑफ सीपेज लेंथ है मीटर में।
रिसेंट रोक भी अगर जोड़ी जाएगी, अगर लगाई गई है तो दोहरी गहराई सही डबल डेप्थ के साथ। और जो सी है डियर वो ब्लिक्स का जो रिस्क सीपेज कोएफिशिएंट है। और एच जो है इसमें हेड लॉस है डियर, सब आप इसमें जानते हैं। तो पक्का फ्लोर की लंबाई भी आपको मिल जाएगी यहाँ से डियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं डियर उत्थापन दाब से सुरक्षित रखने के लिए फर्श की मोटाई। उत्थापन दाब से सुरक्षित रखने के लिए फर्श की मोटाई, जो डियर अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा उससे हमें सेव रखने के लिए फर्श की मोटाई कितनी रखनी है। तो इसके लिए भी यहाँ पे देखिए फार्मूला डियर टी वॉल थिकनेस ऑफ फ्लोर 4/3 H/G-1। जी आपको पहले से नोन है, केवल एच आपको जानना है। इसमें टी फर्श की मोटाई है मीटर में डियर। एच उस बिंदु पर जहाँ फर्श की मोटाई ज्ञात करनी है। पानी का रेजिडुअल हेड ऑफ वाटर है, जो अवशेष शीर्ष है। मतलब जिस बिंदु पर आपको इसकी थिकनेस फर्श की ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर जो पानी का अवशेष शीर्ष है, रेजिडुअल हेड ऑफ वाटर है, समझ रहे ना, जो हेड वाटर हेड है, वाटर का जो हेड है सीपेज वाटर का, वो उस बिंदु पे कितना है, तो वो है एच। जी आप जानते हैं अपेक्षित घनत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इस तरह से डियर जो है पेज नंबर 177 के बाद पेज नंबर 178। अब अभी डियर आपने जो पढ़ा वो आप स्ट्रीम का था। अभी जो आपने पढ़ा फर्श की मोटाई थी डियर। अब आगे देखिए पेज नंबर 178 डाउन स्ट्रीम पक्का फर्श की लंबाई L2 मीटर में। देखिए डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम पक्का फर्श की लंबाई L2 मीटर में। तो शटर ये तो जो वियर है डियर, अगर शटर है तो वियर है हमारा फर्स्ट केस में, शटर भी लगा है। तो देखिए फर्श की लंबाई क्या हो जाएगी, L2 = 2.21 C अंडर H/13। एच टोटल हेड लॉस है डियर। अगर शटर रहित है, शटरलेस है, तो L2 = 2.21 C अंडर H/10। अगर शटर के साथ में तो H/13 हो जाएगा, और शटर नहीं है तो H/10 हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में ही डियर पक्के फर्श तथा टॉलस की लंबाई, टॉलस हमने बताया लॉन्चिंग एप्रन जो होते हैं सब टॉलस ही होते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में पक्का फर्श और टॉलस की भी लंबाई L2 + L3 है क्या, हाँ L2 + L3 है। तो शटर युक्त अगर वियर है डियर तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, L2 + L3 = 18 C अंडर H/13 × Q/75। अगर शटर रहित है तो L2 + L3 = 18 C अंडर H/10 × Q/75। यहाँ पे डियर L3 क्या है, देखिए डाउन स्ट्रीम में लूज स्टोन टॉलस की लंबाई। यहाँ पे जो डियर L3 है वो आपका डाउन स्ट्रीम में लूज स्टोन टॉलस की लंबाई। और जो Q है डियर वो डिस्चार्ज है क्यूमिक में। तो यहाँ का L3 पता है आपको, डाउन स्ट्रीम में लूज स्टोन टॉलस की लंबाई है L3, और L2 आप जानते हैं वियर की स्ट्रीम पक्का फर्श। एच आप जानते हैं टोटल हेड लॉस है। डाउन स्ट्रीम टॉलस की लंबाई उल्टे फिल्टर सहित मीटर में। अगर डियर डाउन स्ट्रीम टॉलस है तब देखिए क्या है, उल्टे फिल्टर सहित
डाउन स्ट्रीम टॉरस की लंबाई उल्टा फिल्टर सहित मीटर में L3 इक्वल टू L2 प्लस L3 माइनस L2। तो इस तरह से आपको L2 प्लस L3 में से L2 माइनस कर देंगे आप, तो डाउन स्ट्रीम टॉरस की लंबाई उल्टा फिल्टर सहित मीटर में, हालांकि वैसे ही पता चल रहा है L3 इक्वल टू L2 प्लस L3 माइनस L2 होगा, L2 कैंसिल होगा, L3 बचेगा। लेकिन इस डियर आपको उल्टे फिल्टर सहित मिलेगी। डाउन स्ट्रीम टॉरस की लंबाई, इस फार्मूला को यूज करेंगे आप, तो डाउन स्ट्रीम टॉरस की लंबाई उल्टे फिल्टर सहित मीटर में L3 इक्वल टू L2 प्लस L3 माइनस L2। आप स्ट्रीम पक्का फ्लोर है जो डियर, पक्के फर्श की लंबाई क्या है डियर, L1 इक्वल टू L माइनस अप स्ट्रीम L माइनस L2 प्लस 2 टाइम्स कट ऑफ डेप्थ प्लस B। यहाँ पे L1, L2 और B के मान ऊपर निकाले जा चुके हैं डियर, ठीक है। तो ऊपर से आप देख लीजिएगा। फर्श की मोटाई की बात करें अगर डियर, वेयर की अपस्ट्रीम फर्श पर सतह पानी भर रहता है, अतः इसके बाहर के कारण तापन दाब निष्क्रिय हो जाता है। अपस्ट्रीम फर्श की मोटाई समतः 0.60 मीटर रखी जाती है। पॉइंट फर्श की मोटाई आप कम रख सकते हैं, 0.60 से 0.75 मीटर तक रख सकते हैं अपस्ट्रीम साइड में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पानी भरा रहता है, तो ये अपलोड प्रेशर को रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट डियर, अपस्ट्रीम में टेलस की लंबाई मीटर में, अपस्ट्रीम में टेलस की लंबाई मीटर में अगर बात है, तो अपस्ट्रीम में लूज स्टोन टेलस की लंबाई डाउन स्ट्रीम के टेलस से आधी रखी जा सकती है। तो आप स्ट्रीम साइड में अगर आपको पता रखना है रेलर की लंबाई, तो L3/2 होगा, L4 इज इक्वल टू तो यहाँ पे डियर आपको देखिए दिखाया जा सकता है फिगर में, ये देखिए कट ऑफ लगी है, अपस्ट्रीम में ये पॉन्ड लेवल है, ये वियर का क्रेस्ट है, वियर वॉल है, पक्का फ्लोर है। डाउन स्ट्रीम में देखिए कट ऑफ दो लगी हैं ना, अप स्ट्रीम लॉन्चिंग अपन इधर लगाए गए हैं, जिन्हें टेलस बोलते हैं आप, इधर डाउन स्ट्रीम लॉन्चिंग अपन और लूज स्टोन टेलस, ठीक है। तो जो जो चीज़ें अभी आपने पढ़ी हुई फिगर में हाँ बना हुआ है डियर। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्र 6.19 में दिखाए गए वियर के लिए ब्रिक सिद्धांत के अनुसार ज्ञात के अनुसार जल दाब ढाल रेखा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन खींचना है, तथा वियर की दीवार के डाउन स्ट्रीम और फर्श की मोटाई ज्ञात करनी है, तथा वियर की दीवार के डाउन स्ट्रीम में फर्श की मोटाई भी ज्ञात करनी है। आइए ये देखिए फिगर 6.19 है, बनाया गया है डियर। तो इसमें देखिए 30 मीटर इसकी लेंथ है, जो फ्लोर है इसका, कट ऑफ की देखिए लेंथ 4 मीटर है, इधर डियर 3 मीटर है ना, H 5 मीटर है डियर, तो ये वियर है इसकी, ठीक है। ये आप स्ट्रीम साइड डाउन स्ट्रीम साइड ये पॉन्ड लेवल है। तो देखिए यहाँ से पानी की कुल गहराई उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 4 का 2 गुना प्लस 3 का 2 गुना, तो 4 प्लस 3 का 2 गुना 2 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7 2 या 14, तो ये 44 मीटर आ जाएगा डियर। ये हमें रिस्ट क्रीप लेंथ मिल गई है, सीपेज लेंथ या क्रीप लेंथ जो भी बोलते हैं। अब डियर देखिए पक्के फर्श के लिए आप स्ट्रीम में कुल रिसन हेड H इक्वल टू 5 मीटर है, वेयर को था 15 से सोचे रखने के 5 मीटर का रिसन हेड 44 मीटर रिसन लंबाई में समाप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सीपेज कोफिशिएंट देखिए कितना निकल गया, C इक्वल टू L/H 8.8, यानी पी सीपेज कोफिशिएंट 8.8 है डियर।
प्रश्न में वी दीवार की निश्चित स्थिति नहीं दी गई है। इसकी स्थिति ब्लिक सिद्धांत के समीकरण से निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो वी के डाउन स्ट्रीम में पकड़ फर्श की लंबाई देखिए क्या है, इट इज 2.21 सी अंडर h अपॉन 10। तो इस फॉर्मूले से देखिए H5 हो गया, C 8.8 मिल चुका है, ये L2 मिल गया हमें, है ना। और जब L2 मिल गया हमें तो ये क्या बच्चे में पकड़ फर्श की लंबाई आराम से मिल जाएगी। 30 माइनस L2 कर देंगे, तो हमें आप स्ट्रीम की ऐसे 16.25 मिल गया। अब वियर तक रिसन लंबाई, वियर तक जो रिसन लंबाई होगी डियर, देखिए 2 टाइम 3 प्लस L1 हो जाएगी, सॉरी L1, हाँ ये L1 हो जाएगी। तो 16.25 प्लस 2 इंटू 3 टू 22.25। अब ये वियर पर जो अवशेष जल दाब है क्या हो जाएगा, जो H अप माइनस H अपॉन इंटू रिसन लंबाई। तो यहाँ से हमें अवशेष जल दाब 2.47 का मीटर हमको मिलेगा। उसके बाद जब ये मिल जाएगा हमें H स्मॉल एच, तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम में फर्श की मोटाई T निकल जाएगा आपको, T/4/3 H अपॉन G-1 G 2.4 रख देंगे, है ना। तो यहाँ से T हमें मिलेगा 2.35 दिया, यहाँ से हमें T मिल गया डियर 2.35 फर्श की मोटाई। जल्द आप ढाल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देख क्या मिलेगा, I = H अपॉन 5/44 तो 1/8.8। तो आप इसी की कराओ के कारण शीर्ष हानि जो हो जाएगी वो H अपॉन इंटू 2D1। तो यहाँ से 15 23.66 मीटर मिल जाएगा। इसी तरह से ग्राफ के डाउन स्ट्रीम कटाव का प्राकृतिक शीर्ष के कारण शीर्ष हानि, तो ये भी इस मामले में रख देंगे 2D2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.90 आ गया। इस तरह से आप स्ट्रीम के कारण शीर्ष हानि और डाउन स्ट्रीम कटाव, आप स्ट्रीम कटाव के कारण शीर्ष हानि और डाउन स्ट्रीम कटाव के कारण शीर्ष हानि ज्ञात हो जाएगी। और जल दाब ढाल रेखा देखिए, बिंदु ए पर जल को 0.68 मीटर ऊंचा उठा दिया गया, इसी बिंदु बी तक 1/0.88